Assalamu alaikum student, this is Anas Surti from Anish Hussain. This is the second part of the PMC 2020 paper solution. In the first part, it was actually the whole recording was interrupted. I had to go somewhere else. That's why I just stopped. And then the second part is just starting the solution of second part. ये है इसमें मैंने in the first part मैंने ये strongest asset के बारे में डिस्कशन की थी कि जितने ज्यादा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगते जाते हैं उतना ज्यादा जो है वो एसिडिटी सब्सटेंस की इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो मैंने बताया था कि देखिए ट्राइक्लोरोएथेनोइक एसिड विल बी मच मोर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बिकॉज उसमें डीएक्टिवेटिंग ग्रुप ज्यादा है और इसके पीकेई की वैल्यू सबसे कम होगी, लेसर पीकेई की वैल्यू होगी। ठीक है, अब अगले हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटाइल क्लोराइड रिजल्ट। यार देखें, अगर आप अच्छे बच्चे हैं ना तो आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स के रिएक्शंस पढ़े होंगे। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स यानी जो कार्बोक्सिलिक एसिड से जिन्होंने जन्म लिया है वो टोटल 4 हैं। एक उनमें एसाइल क्लोराइड है, एक उनमें एनहाइड्राइड है, एक उनमें एस्टर है, एक उनमें अमाइड है। अब उसूल समझ लो, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव एसाइल क्लोराइड, एस्टर, अमाइड, एनहाइड्राइड, ये 4 कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हैं। ठीक है, गौर से सुनना। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव की खास बात यह है कि जब इनके डेरिवेटिव की, अब वो चाहे एसाइल क्लोराइड हो, चाहे वो एस्टर हो, चाहे वो अमाइड हो, चाहे वो एनहाइड्राइड हो, इनके डेरिवेटिव की खास बात यह है कि प्यारे बच्चों जब इनके डेरिवेटिव की हाइड्रोलिसिस कराई जाए तो ये दोबारा कार्बोक्सिलिक एसिड जन्म देते हैं। यानी कहानी कुछ ये हो गई कि जिस कार्बोक्सिलिक एसिड ने जिनको जन्म दिया अब वही पानी से मिलकर किसको जन्म दे रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो ये प्रिंसिपल टैगलाइन है, ये याद कर लो। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव व्हेन रिएक्ट विद वाटर इट प्रोड्यूसेस कार्बोक्सिलिक एसिड अगेन। अब एसाइल क्लोराइड व्हेन रिएक्ट विद वाटर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसाइल क्लोराइड अगेन कार्बोक्सिलिक बनाएगा। यहाँ पे होता था हाइड्रोलिसिस ऑफ एनहाइड्राइड अगेन कार्बोक्सिलिक बनाता है। यहाँ पे हो जाता हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइड अगेन कार्बोक्सिलिक होता, सब सेम होता। अब अगला सवाल, उन्हीं डेरिवेटिव की रिएक्टिविटी पूछ ली। देखो 4 डेरिवेटिव है, एसाइल क्लोराइड है, अमाइड है, एस्टर है और एनहाइड्राइड है। इनमें रिएक्टिविटी पूछ ली तो याद कर लो, समझ लो रिएक्टिविटी इसकी। इन 4 डेरिवेटिव की रिएक्टिविटी में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी है बेटा एसाइल की। सही है, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है, एसाइल की। उसके बाद एनहाइड्राइड की, उसके बाद बेटा एस्टर की और सबसे आखिर में अमाइड की। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव की रिएक्टिविटी, ये अपने बार नोट कर लेना, एसाइल, एनहाइड्राइड, एस्टर एंड अमाइड। ठीक है भाई, तो ये पूरा टॉपिक है, पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज काम नहीं होगा, ये चीजें पूछी जा सकती हैं। अच्छा, उसके बाद है बेस्ड ऑन physiochemical properties protein may be classified into 3 types: simple protein, conjugate protein, derived proteins. Based on the function thyroxine can be classified as। अच्छा, ये जो प्रोटीन वाला जो सवाल है, हाँ तो बच्चों मैं कह रहा था कि ये जो सवाल है ना आपके पास अमाइनो एसिड वाला के फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज, तो ये 3 होती हैं। सिंपल प्रोटीन होते हैं, ड्राइव प्रोटीन होते हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होते हैं। उसके बाद है बेस्ड ऑन द फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन कैन बी क्लासिफाइड एज। ये तो प्योर बायोलॉजी के क्वेश्चन है, ये तो बायोलॉजी वाले बच्चों को पता होगा कि थायरोक्सिन जो है वो हार्मोनल प्रोटीन है या स्ट्रक्चरल प्रोटीन है या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। तो ये तो बेटा आप लोगों को थोड़ा बहुत तो आइडिया बायो में पढ़ा होगा आप लोगों ने इसी तरह। ये वैसे हार्मोनल प्रोटीन हो सकता है। और एल एस्पराजिनेस एंजाइम हैज बीन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ जॉन्डिस, ब्लड कैंसर, हार्ट डिजीज। इसी तरह ये भी बायोलॉजी का प्योर है, तो ये भी मेरे जहन में हार्ट डिजीज से रिलेटेड होगा। तो लेकिन आप फिर भी जो है उसको बायोलॉजी के हिसाब से भी जरूर देखिएगा, बायोलॉजी के हिसाब से भी जरूर देखिएगा कि क्या कहानी है। लेकिन जो है ना वो इसी तरह जो है ना ये एंजाइम वाला जो टॉपिक है ना जो आपने बायो में पढ़ा है,
वो बायो के लिहाज से जो आपने पढ़ा हुआ है वो इम्पोर्टेंट है, वो आप अपने जहन में रखिएगा जरूर। ठीक है बेटा। अच्छा। अच्छा, अब जो है हमारा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पोटेशियम रुबिडियम सीजियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म। देखिए भाई, पहली बात तो है कि अल्कली मेटल का ऑक्सीजन के साथ बहुत खतरनाक रिएक्शन होता है, ये बात सबको पता होनी चाहिए। और ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं। देखिए भाई, लिथियम जो होता है ना, लिथियम वो बनाता है नॉर्मल ऑक्साइड, सॉरी, लिथियम बनाता है नॉर्मल ऑक्साइड, और सोडियम बनाता है पर ऑक्साइड, और पोटेशियम रुबिडियम सीजियम बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड बेसिकली जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? ऑक्सीजन पे बेटा -12 चार्ज होता है एक ऑक्सीजन पे, और अगर दो ऑक्सीजन हो जाए तो दो ऑक्सीजन पे -1 टोटल चार्ज होता है। और जो सुपर ऑक्साइड का आयन होता है ना, वो पैरामैग्नेटिक होता है सुपर ऑक्साइड का आयन, और कलर्ड कंपाउंड भी बना रहा होता है। तो पोटेशियम रुबिडियम सीजियम जो है ना, वो बेसिकली सुपर ऑक्साइड बनाता है, ये बात अपने जहन में रखना। इसी तरह अल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं, स्ट्रोंशियम और बेरियम पर ऑक्साइड बनाते हैं। अच्छा, मैग्नीशियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म। मैग्नीशियम असल में ग्रुप 2 का मेंबर होता है, तो +2 उसके ऊपर चार्ज है। नाइट्रोजन ग्रुप 5 का मेंबर होता है, उसके ऊपर -3 चार्ज होता है। ग्रुप 5 बेसिकली 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है ना नाइट्रोजन, और मैग्नीशियम 2 लूज कर सकता है। अब दोनों की सेटिंग कैसे बनेगी? सेटिंग बनाने का मतलब ये है कि जितने प्लस हो उतने माइनस हो। तो मैं कर देता हूँ Mg3n2। Mg3n2 कैसे करती है? एक मैग्नीशियम पे +2 है, तो बेटा 3 मैग्नीशियम पे होंगे +6। एक नाइट्रोजन पे -3 है, तो दो पे कितने होंगे? -6। तो ये +6 और ये -6 एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। तो Mg3n2 होगा। और वैसे भी ग्रुप 2 है कि नाइट्राइट का जनरल फार्मूला आप देख भी सकते हैं। ग्रुप 2 के नाइट्राइट का जनरल फार्मूला, उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, डेंसिटीज ऑफ अल्कली मेटल आर लो ड्यू टू द स्मॉलर साइज, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, लार्जर एटॉमिक वॉल्यूम। उनका जो एटॉमिक वॉल्यूम है उनका जो है ना, वो लार्जर होता है, पहली बात ये होती है। तो लार्जर वॉल्यूम की वजह से जो है वो प्यारे बच्चों, उनकी डेंसिटीज क्या होती है? लो होती है। हाँ तो बच्चों, ये जो है ना, लार्जर एटॉमिक वॉल्यूम होता है ना, आपको पता है हर पीरियड की स्टार्टिंग में अल्कली मेटल आता है, तो उनका लार्जर वॉल्यूम होता है, तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा larger volume. In the third series of transition element, paramagnetic behavior is maximum for Mn+2 and, तो बेटा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो होता है वो थर्ड सीरीज ऑफ ट्रांजिशन में सबसे ज्यादा किसका होता है? जिसके पास सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना प्यारे बच्चों, उसका सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक करेक्टर होता है। सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके ज्यादा होंगे ना, उसके पास अनपेयर्ड, उसका पैरामैग्नेटिक करेक्टर होगा। अब आपको है ना, मैं इस सवालों के लिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ईच एंड एवरी आयन देखने पड़ेंगे। तो जब आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखेंगे ना ईच एंड एवरी आयन, तो यू विल गोना फाइंड के विच वन इज द पैरामैग्नेटिक। ठीक है तो बेटा, अब वेनेडियम है। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23, +3 का मतलब ये है कि इसके एस ऑर्बिटल, अच्छा इसका होता है 30 एटॉमिक नंबर, इसका होता है 24 और इसका होता है 22। अब वेनेडियम की कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 4, इसी कॉन्फ़िगरेशन के आखिर में आएगा 4s2 3d3। +3 का मतलब ये कि एस से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए और डी से 1 निकला। तो वेनेडियम +3 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2। जिंक को तो खैर छोड़ दो, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 4s2 3d10। +2 का मतलब सिर्फ 4s2 से इलेक्ट्रॉन निकले, डी भरा हुआ है, तो डी को तो छोड़ दो, डी भरा हुआ है, डी कोई कलर शो नहीं करेगा। जिंक जो है ना डायमैग्नेटिक होता है। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 है, +3 का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होगा। और क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, +3 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 4s1 3d5 होगी। तो +3 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके? 3 होंगे, तो क्रोमियम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, प्रोटॉन नंबर। आप देखो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ ली तो सबको पता है भाई 4s1 3d5 है। द ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक है। जिंक ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, क्योंकि स्टेबल होता है। स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू डी ऑर्बिटल। स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू
डी ऑर्बिटल, स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल फिलिंग, पूरा का पूरा डी ऑर्बिटल फिल हुआ हुआ है ना, तो सारे के सारे स्टेबल हैं इस वजह से। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट उस वक्त होती है जब लेस एनर्जी डिफरेंस होता है। तो बेटा यहाँ पे जो है ना वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक की नहीं होगी, जिंक का डी ऑर्बिटल खाली होता है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम जाती है मैग्नीज तक, मैग्नीज के बाद इलेक्ट्रॉन पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर जो है ना पेयरिंग स्टार्ट होने की वजह से वो ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाता है। अब आ जाते हैं 102 क्वेश्चन नंबर पर। 102 क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है? 102 में बोल रहे हैं कि सेलेक्ट द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच बिलोंग्स टू अरीन्स। अरीन्स का मतलब बेंजीन और उससे रिलेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं। अरीन्स बेसिकली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को मोर स्पेसिफिकली बोलते हैं। तो बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बिलोंग्स टू अरीन्स। तो तो अरीन्स में क्या होगा? C6H6 होगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर नोन एज अरीन्स। सही है, ये तो अमाइन है, ये अल्कीन है, ये ईथर है। द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिस्टिंग इन अ कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O। The type of isomerism existing in a compound of molecular formula CH2O, in which a compound of molecular formula C2H6O, ये कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? भाई C2H6O जो है ना, ये पता है ये अल्कोहल और वो ईथर है, अल्कोहल और ईथर है। तो अल्कोहल और ईथर में फंक्शनल ग्रुप भी हो सकती है, पोजीशन आइसोमेरिज्म भी हो सकती है। शायद आई थिंक दिस क्वेश्चन इजंट कंप्लीटेड, शायद कंप्लीट नहीं है ये। हाँ तो बच्चों ये जो है ना, उसने बोला है ना कि C2H6O के अंदर कौन सी आइसोमेरिज्म होगी। तो C2H6O बेसिकली CnH2n+2O के पैटर्न पर है। C2H6O बेसिकली CnH2n+2O के पैटर्न पर है, और ये जो होता है वो ईथर होता है और अल्कोहल होता है। तो ईथर के अंदर स्पेसिफिक एक आइसोमेरिज्म होती है जिसको हम मेटामेरिज्म कह रहे होते हैं। तो जैसे कि इसके जो ऑप्शन है उसमें एक फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, एक पोजीशन, एक चेन है, और एक मेटामेरिज्म है। तो बेटा ये जो आइसोमेरिज्म लिखा हुआ है ना, ये आइसोमेरिज्म नहीं है, बल्कि ये कैरेक्टर वर्जन इसका क्या है? मेटामेरिज्म है। तो हमारे पास ईथर के लिए स्पेसिफिक मेटामेरिज्म होती है। देखो ईथर के लिए मैं बार बार कहता रहता हूँ स्पेसिफिक आइसोमेरिज्म नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ईथर ही शो करता है, मैं कह रहा हूँ ईथर कैरेक्टरिस्टिकली मेटामेरिज्म वाली आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपने वो पढ़ा होगा कि अल्कीन्स में पाई जाती है, साइक्लो अल्कीन में पाई जाती है। अल्कीन में सिस और ट्रांस का फॉर्मेट होता है, साइक्लो अल्कीन में भी सिस और ट्रांस का फॉर्मेट होता है। ठीक है, सब बच्चों को ये बात पता है। अब ये साइक्लो अल्केन है, उसने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये बहुत आसान सवाल है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। आसान सवाल ऐसे है प्यारे बच्चों, उसने इस वाले ऑप्शन में दी थी। इस वाले ऑप्शन में ज्योमेट्रिकल नहीं हो सकती क्योंकि एक ही कार्बन पर दो सेम एटम लग चुके हैं। इस वाले में हो सकती है, देखें एडजेसेंट कार्बन के सेम एटम लगे हुए, इसको कहेंगे सिस, और अगर ऑपोजिट लग जाएंगे तो इसको कहेंगे ब्रांच। तो विच टाइप ऑफ फॉलोइंग ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, तो हमारे पास ऑप्शन क्या होना चाहिए? विच। सही है, ऑप्शन भी है। तो CH3 सामने सामने लगे हुए, इसका नाम है सिस 1,2 डायमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अच्छा भाई, तो ये ना टॉपिक आप पढ़ लें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। द जनरल फार्मूला ऑफ साइक्लोअल्केन इज CnH2n। ये अल्कीन का भी यही होता है। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल इन सल्फोनेशन इन बेंजीन इज SO3 अकॉर्डिंग टू द पंजाब बोर्ड।
सिंध बोर्ड के अकॉर्डिंग HSO, सिंध बोर्ड के अकॉर्डिंग क्या होता है? सिंध बोर्ड के अकॉर्डिंग होता है प्यारे बच्चों, क्या है सिंध बोर्ड के अकॉर्डिंग? SO3H+। पंजाब बोर्ड के अकॉर्डिंग SO3। अच्छा, द फॉलोइंग IUPAC, द फॉलोइंग IUPAC नेम, फॉलोइंग IUPAC नेम आपको आना चाहिए। IUPAC नेम, IUPAC नेम बहुत आसान होते हैं यूजुअली। अब इसने ये दिया हुआ है, आप इसका नाम खुद रखें। यहाँ से काउंटिंग कर रहे हैं, 1 1 2 3 4 5। तो इसका नाम होगा 2,2,3,3 टेट्रामीथाइल पेंटेन। चलो, एसीटोन, एसिटोफिनोन कैन बी फॉर्म बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ बेंजीन। बेटा एसिटोफिनोन बन सकता है एसाइलेशन इन बेंजीन से। एसाइलेशन इन बेंजीन का टॉपिक पढ़ो, उसमें आपने CH3 C डबल बॉन्डेड OCl को बेंजीन पे अटैच करवाया था, तो बेंजीन पे अटैच कराने के बाद एसिडोफिनोन बना था। अच्छा, इन अल्केन्स ईच कार्बन एटम हैज अ हाइब्रिडाइजेशन। इन अल्केन ईच कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि सिंगल बॉन्डेड होता है। व्हेन CH3 इज अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग इट मेक्स द बेंजीन रिंग। बट CH3 एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं। तो एक्टिवेट करने की वजह से बेंजीन को गुड न्यूक्लियोफाइल बना देता है। एक्टिवेट करता है, बेंजीन गुड न्यूक्लियोफाइल बन जाता है, तो फिर वो रिएक्शन कर लेता है। ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रेटर केपी एंड केसी। भाई केपी और केसी का जो रिलेशन होता है ना, वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बताया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से, तो इस केस में हमारे पास केपी की वैल्यू बड़ी होगी केसी से। एक तरीका ये होता है, और एक इसका मैथमेटिकल फार्मूला भी है। लेकिन इस क्वेश्चन में मैथमेटिकल फार्मूले की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमें इक्वेशंस दी हुई हैं, तो हम इजीली नंबर ऑफ मोल्स की बेस पर रिलेशन बता सकते हैं। सही है। लेकिन बट यू हैव टू know the mathematical formula between Kp and Kc that may be asked because it is present in Punjab board, and that is Kp is equals to Kc RT की power delta n. Remember the A level fellas, because A level fellas usually put R value 8.314 and we usually put 0.0821, and this delta n is actually नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो एक रिलेशन ये हो गया मैथमेटिकल, ये याद कर लेना बच्चों। बाकी तो थ्योरेटिकल पे काम चल रहा है। थ्योरेटिकल सिंध बोर्ड वाले थ्योरेटिकल बच्चों को पढ़ाते हैं, थ्योरेटिकली रट्टा लगाते हैं और उसको आगे पहुंचा देते हैं, है ना, जहन्नुम में। आगे जहन्नुम ही है और कुछ भी नहीं है। तो एक मैथमेटिकल फार्मूला, थ्योरेटिकल फार्मूला ये है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बड़े होंगे। अब देखो ना, इस इक्वेशनों में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट किसके ज्यादा है? ये देखो, इस वाले रिएक्शन के सी के ज्यादा है। देखो प्रोडक्ट के 2 और 1 कितने हो गए? ज्यादा हो गए, तो ये हो जाएगा। द इक्वेशन N2+3H2 रिप्रेजेंट, कौन सा प्रोसेस रिप्रेजेंट कर रहा है? हैबर प्रोसेस है बेटा, ये कॉन्टेक्ट प्रोसेस थोड़ी है, हैबर प्रोसेस है। हैबर प्रोसेस, अमोनिया हैबर प्रोसेस है। चलो आगे बढ़ो जल्दी। अच्छा, वाकई में सिंध बोर्ड जहन्नुम में ही पहुंचाता है। अब द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज द सेम एज द रेट ऑफ रिएक्शन। जीरो ऑर्डर हो जाता है। जीरो ऑर्डर में, असल में जीरो ऑर्डर की कहानी तुम लोगों को पता होगी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इंडिपेंडेंट हो जाता है, यानी आर की पावर जीरो होती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पावर जीरो बन जाती है। अब इसका कोई काम ही नहीं है, तो सारा का सारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो के बराबर हो गया। अब जो इसका यूनिट होगा वो इसका यूनिट होगा। अच्छा, द स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज। अबे भाई, जो है केमिकल काइनेटिक्स होती है फॉर द रिएक्शन A+B व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A डबल एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 4 टाइम्स। भाई A डबल कर रहा है ना, तो A डबल करने का मतलब क्या है? A डबल कर रहे हो, रिएक्शन स्पीड 4 टाइम हो रही है, तो अब खुद समझ जाओ कि यानी रिएक्शन की स्पीड रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही है और उस रिएक्टेंट की पावर 2 लगी हुई है। भाई वो रिएक्शन की स्पीड डबल कर रहा है, तो डबल करने पर इस रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन डबल कर रहा है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन कितना गुना बढ़ रहा है? 4 टाइम बढ़ रहा है। तो इसका मतलब 2 किया उसने, तो 2 किया और पावर स्क्वायर लगा हुआ था, तो 2 से क्या हो गया? 4। यानी ये कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें जो रिएक्शन की स्पीड है वो रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है और उस रिएक्टेंट पे स्क्वायर लगा हुआ है।
जब ही तो कंसंट्रेशन डबल करने पर उसका अफेक्ट स्क्वायर लग रहा है और स्क्वायर 4 टाइम इंक्रीज कर रहा है, तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, अगर ये सवाल होता कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज के डबल किया, कंसंट्रेशन डबल की, रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया, तो पावर 2 नहीं होगी, फिर 1 होगी। अच्छा, ये सवाल होता, ये सवाल ऐसे होता, सपोज कि रेट ऑफ, सपोज रेट ऑफ कंसंट्रेशन डबल की और जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन 8 जो है वो 8 टाइम्स होगी, तो फिर पावर क्यूब होती। सही है ना? अच्छा, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ, अबे भाई मुझे एक बात बताओ, इतना तो शऊर सब बच्चों को होगा कि वो कंसंट्रेशन बढ़ा रहे लेकिन रिएक्शन की स्पीड कम हो रही है। ऐसा कब होता है भाई? हम तो जमाने को बताते हैं कि रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली रिलेटेड होती है। जितना ज्यादा गुड़ डालते हैं उतना मीठा होता है, जितना ज्यादा रिएक्टेंट होता है उतना ज्यादा स्पीड होती है। अब वो बोल रहे हैं कि भाई कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, स्पीड कम हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये पावर पॉजिटिव नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकता। जीरो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जीरो में तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती, और अगर पावर पॉजिटिव होती तो बढ़ाने पर स्पीड बढ़ती। यहाँ पे बढ़ाने पर स्पीड कम हो रही है, तो इसका मतलब पावर नेगेटिव है। नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन में ये कहानी होती है। जैसे ओजोन की डिकम्पोजिशन होती है ना, वो भी नेगेटिव ऑर्डर होता है, पता है आपको? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ओवरऑल होता है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट नहीं, ओजोन की फॉर्मेशन, सॉरी, ओजोन की डिकम्पोजिशन नहीं, ओजोन की फॉर्मेशन। तो वो जो है वो भी सेकेंड ऑर्डर ओवरऑल रिएक्शन होता है, लेकिन एक रिएक्टेंट की रिस्पेक्ट से, ऑक्सीजन की रिस्पेक्ट से नेगेटिव ऑर्डर भी होता है। तो बेटा ये नेगेटिव ऑर्डर होगा। द थर्मल एनर्जी कंटेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू, इंथैल्पी के बराबर होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे इंटरनल एनर्जी, कांस्टेंट प्रेशर पे इंथैल्पी के बराबर होता है। बॉर्न हैबर साइकिल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ मेटालिक सॉलिड। नहीं बेटा, मेटालिक सॉलिड की नहीं, आयनिक सॉलिड की बॉर्न हैबर साइकिल लेटेस्ट एनर्जी निकालता है। मेटालिक सॉलिड की क्यों निकालेगा? 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.18 जूल्स। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज S2O3 -2 इज +6। निकाल लेना खुद, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर इसको ऐसे तरीके से भी, आसान तरीके से भी निकाला जा सकता है। हाँ बोलो क्या हुआ? हाँ वली अंदर ही आएगा, बैठ जाओ। हाँ, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इसके बाद में 2 लिखा हुआ था, वो मैंने शुरू में 2 लगा दिया। ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, ये भी -2 हो गया, तो 2s -6 -2, तो 2s -2 +6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +4। सॉरी, मैंने +6 क्यों बोल दिया? ओ माई गॉड, दैट्स माई रॉन्ग आंसर, दैट वॉज द रॉन्ग आंसर, एंड दैट इज +2। So oxidation number is +2. Sorry guys, this is not gonna -6 when I have calculated. Sorry, तो ये क्या हो जाएगा? 2s +3o की पावर -2, यानी इक्वल्स टू -2। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, विच रिमेन सेम। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, एवरीबडी नोज दैट, 3 2 -6। Now you have to shift this -6 on the other side, so that will become +6. And if you are going to subtract -2 and +6, that's going to be +4, and you are going to cancel this +4 with the 2, so the answer will be +2. The common oxidation number of halogen is -1. Common oxidation number halogen का -1 होता है, Cl minus, Br minus, I minus, F minus. We usually see that. अच्छा, during the oxidation process, oxidation number of a compound increases. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ कंपाउंड क्या होता है? इंक्रीज होता है। अच्छा, ये बच्चे कुछ ये समझेंगे कि ये टिक लगे हुए, ये टिक पुराने पेज के लगे हुए बेटा, नए पेज के नहीं है। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड हमें फिर रिमेन कांस्टेंट पे लगा हुआ है वो। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ कंपाउंड में क्या होगा? इंक्रीज होता है ऑक्सीडेशन नंबर। अगर किसी की ऑक्सीडेशन होती है, उसके इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? सारे जमाने को पता है, ढंडोरा पीट रहे हैं, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज द मैक्सिमम एस कैरेक्टर? बेटा एसपी हाइब्रिडाइजेशन में 50% एस कैरेक्टर होता है और 50% पी कैरेक्टर होता है, बाकी सब हाइब्रिडाइजेशन में एस कैरेक्टर बहुत कम होता है। सबसे ज्यादा एस का परसेंटेज एसपी में होता है। कॉमन सेंस वाली बात है, एसपी, एस और एपी तो 50-50% होगा ना। sp3 में एस 33% है, 75%, 25% है, और 75% पी है। sp2 में 33% है, और इसी तरह रिमेनिंग जो है वो कौन है? हाँ, रिमेनिंग 66% है। इसी तरह डीएसपी2 में भी अलग अलग होगी।
अच्छा, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज मैक्सिमम. फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है और डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है. ये बात सबको पता होनी चाहिए. अब मैक्सिमम किसकी होगी? अब आप लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जा रहे हैं. सोडियम आता है, सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता है, फिर अल्यूमिनियम आता है. मसला ये है कि होना ये चाहिए, ट्रेंड ये कहता है कि लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है. तो पहले सोडियम आता है, उसकी सबसे कम होगी, फिर मैग्नीशियम आता है, उसकी ज्यादा होनी चाहिए थी, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम आता है, उसकी ज्यादा होनी चाहिए थी. लेकिन यहाँ पे एक ट्रेंड में आयनाइजेशन एनर्जी के इरेगुलरिटी है. और ये इरेगुलरिटी क्या होती है कि मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज्यादा है, क्योंकि मैग्नीशियम का फुलफिल्ड ऑर्बिटल है. मैग्नीशियम का कौन सा ऑर्बिटल है? फुलफिल्ड ऑर्बिटल है. तो फुलफिल्ड ऑर्बिटल की वजह से ये कहानी हो गई. अच्छा, द एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस परसेंटेज यील्ड की बेस पर एफिशिएंसी बताई जाती है बेटा. परसेंटेज यील्ड की बेस पर एफिशिएंसी बताई जा रही होती है किसी भी रिएक्शन की. ठीक है. परसेंटेज यील्ड की बेस पर एफिशिएंसी बताई जाती है. अच्छा, उसके बाद ये बोल रहे हैं इन अ वेसल कंटेन 10 ग्राम N2 व्हिच वन इज द लीस्ट नंबर ऑफ एटम्स. बेटा लीस्ट नंबर ऑफ एटम्स में आप नंबर ऑफ मोल्स निकाले ना, जिसके सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स आएंगे उसका. अब देखो नंबर ऑफ मोल्स का आसान तरीका, 10 डिवाइडेड बाय 28. नाइट्रोजन का 14 एटॉमिक मास होता है. 10 डिवाइडेड बाय 2 और 10 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का होता है 32. जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा उसका ओवरऑल आंसर छोटा आना चाहिए. तो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर ऑक्सीजन का है, तो लीस्ट मोल ऑक्सीजन के हो जाएंगे. अच्छा, लीस्ट मोल्स भी ऑक्सीजन के हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स भी कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कम हो जाएंगे, एटम्स भी कम हो जाएंगे. समझ में? इत्तेफाक से दोनों, सब में दो एटम है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये फेलियर है एक तरह से. यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि भाई सबसे कम मोल्स ऑक्सीजन के आ रहे हैं इस वजह से. द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज, यार हटाओ इस सवाल को, CH2O होता है ना. द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटम नंबर एन एंड एल इज, क्या मतलब? अच्छा, एन और एल के दरमियान एल होता है n-1. एल होता है n-1, यानी जो एल होता है ना, वो एन की वैल्यू -1 होती है. मिसाल के तौर पे के शेल है, उसके एन की वैल्यू क्या है? 1 है. के शेल के एन की वैल्यू क्या है? 1 है. तो इसके एल की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी. देखो बेटा, के शेल के लिए एन की वैल्यू क्या होती है? 1. लेकिन इसके लिए एल की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि n-1 हमने इंतखाब किया. मैं बोलूँ एन की वैल्यू 2 है, मेरे पास कौन सा शेल होगा? एल शेल. एल की वैल्यू 1 होगी, यानी बी शेल, बी सब शेल. सही है. अच्छा, अब उसके बाद बोल रहा है क्वांटम नंबर फॉर द वैल्यू ऑफ 2p. अभी तो n की वैल्यू 2 है और p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, तो n की वैल्यू 2, l की वैल्यू p के लिए 1 होती है, तो ये हो जाएगा. विच पेयर हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल. s ऑर्बिटल में किस पेयर के पास एक इलेक्ट्रॉन है? हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हीलियम के पास s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है. अच्छा, सोडियम और क्रोमियम. हाँ, सोडियम के पास भी s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है और क्रोमियम के पास भी d ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी के चक्कर में एक इलेक्ट्रॉन आता है. ये बात आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता तो आप देखें इसको. अच्छा, तो बेटा अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 132 में. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोवेस्ट ई बाय एम रेशो. सबसे लोवेस्ट ई बाय एम रेशो किसका होगा? इलेक्ट्रॉन चार्ज टू मास रेशो सबसे लोवेस्ट किसका होगा? तो बेटा चार्ज टू मास रेशो सबसे पहले लोवेस्ट होगा H प्लस आइन का, क्योंकि H प्लस आइन जो है ना, उसके पास सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन होगा. हाँ भाई. हाँ, तो एच इसमें जो है ना लोवेस्ट ई बाय एम रेशो जो है वो सबसे ई बाय एम रेशो होता है क्या है? चार्ज टू मास रेशो ना. अब H+1 में चार्ज तो है ही नहीं, सिर्फ. अच्छा, ई बाय एम रेशो H+1 में चार्ज तो है ही नहीं ना, जीरो चार्ज है. तो जीरो चार्ज है, तो इसका मतलब है ही नहीं, जीरो रेशो हो गया. सही है. 132 का आपके पास क्या? 132 में आपके पास हाइड्रोजन हो गया. अकॉर्डिंग टू द जनरल क्लासिफिकेशन डेंसिटी ऑफ एनल गैस डिपेंड्स अपॉन द डी इज इक्वल्स टू पीएम अपॉन आरटी. फार्मूला होता है बेटा.
P का मतलब होता है प्रेशर, T का मतलब होता है टेम्परेचर, M का मतलब होता है मोलिकुलर मास, सब पे डिपेंड करती है. द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इज कंसिडर्ड नेग्लिजिबल एट फॉलिंग प्रेशर. एक्चुअल वॉल्यूम नेग्लिजिबल कंसिडर कब होगा, कौन से प्रेशर पर, हाईएस्ट प्रेशर पे, लोवेस्ट प्रेशर पे. भाई एक्चुअल वॉल्यूम कब कंसिडर किया जाएगा, जब हाई प्रेशर हो गया, लो प्रेशर होगा. लो प्रेशर पे हम, उसने बोला है द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज कंसिडर्ड नेग्लिजिबल एट प्रेशर. नेग्लिजिबल कब कंसिडर किया जाएगा, जब लो प्रेशर हो, बहुत कम प्रेशर पे. CO2 and SO2 are both triatomic molecule, but the heat of vaporization of SO2 is greater than the CO2. असल में heat of vaporization पता है क्या होती है, amount of heat energy required to separate molecules. देखो SO2 होता है ना, SO2 सुनो, SO2 एक पोलर कंपाउंड, पोलर मॉलिक्यूल है, सही है. सल्फर ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, पोलर है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव है. अब जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं ना, उनके दरमियान पाई जाती है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. अब इसके मॉलिक्यूल में डिबाई फोर्सेस, डायपोल डायपोल फोर्सेस पाई जाती है. तो इस पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. अब SO2 का एक मॉलिक्यूल दूसरे SO2 से जुड़ा हुआ है, दूसरे तीसरे से जुड़ा हुआ है. अब इसके बरक्स CO2 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, उसकी पोलैरिटी कैंसिल हो जाती है, तो CO2 के मॉलिक्यूल में इतनी अट्रैक्शन नहीं है. अब देखो SO2 के मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन है और CO2 के मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन कम है. अब मैं हीट एनर्जी देता हूँ, बताओ ज्यादा हीट एनर्जी दोनों के मॉलिक्यूल को सेपरेट करने में किस में देनी पड़ेगी यार, SO2 में देनी पड़ेगी, टू सेपरेट मॉलिक्यूल्स. यहाँ पे CO2 में कम देनी पड़ेगी. तो जिसकी जितनी ज्यादा पोलैरिटी नहीं होती है ना, यानी पोलर नेचर होती है बेटा, वो ज्यादा जो है वो क्या होता है, उसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होती है. तो सी का आंसर सी हो गया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट वेपर प्रेशर. अल्लाह, प्रेशर की वैल्यू कब कम होगी, जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी. मिसाल के तौर पे 4 लिक्विड बीकर में रख दिए मैंने, अब मैं तुमसे बोलता हूँ कि ये दोनों चारों के चारों क्या हो रहे हैं, एवापोरेट हो, चारों चारों एवापोरेटर है. लेकिन मैं तुमसे बोलता हूँ कि इस वाले के मॉलिक्यूल में इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा है. हाँ, तो मैं कह रहा था अब इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है, इसमें कम है, इसमें कम है, इसमें कम है. तो बेटा जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगी उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे को टाइटली अट्रैक्ट किए हुए होंगे, वो उसको वेपर बनने में मुश्किलात होगी. तो जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होती है ना, तो वेपर कम बनते हैं और वेपर प्रेशर भी कम होता है. अब डाई इथाइल ईथर, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड और वाटर. वाटर एक बहुत पोलर सॉल्वेंट है, सबसे अच्छा सॉल्वेंट है. डाई इथाइल ईथर में इतनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, डाईमिथाइल ईथर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, और इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती. वाटर के अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से उसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन भी ज्यादा होती है. अच्छा भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉलिक्यूलर सॉलिड. मॉलिक्यूलर सॉलिड वो होते हैं जो कि, प्यारे बच्चों क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड वो होते हैं जिनमें, जिनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में वीक होती है, जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जो डिस्पर्जन फोर्स की वजह से पैदा होता है. मॉलिक्यूलर सॉलिड इसमें से कौन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्रोमीन, सल्फर इज नॉट अ मॉलिक्यूलर सॉलिड. भाई सल्फर भी सॉलिड होता है, फास्फोरस भी सॉलिड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ब्रोमीन लिक्विड होता है. तो ये है, ये होगा ब्रोमीन लिक्विड. अच्छा, उसके बाद है द लेटिस एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड एज, द लेटिस एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड एज क्रिस्टल एनर्जी. सही. अच्छा, फॉर द गैसियस फेज रिएक्शन व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर इक्वल. ये देखो, ये सेम नेचर का सवाल इन्होंने रिपीट कर दिया. द वैल्यू ऑफ Kp एंड Kc आर इक्वल, सेम होगी. Purification of table salt NaCl passes through saturated solution is an example of common ion effect.
ये जो बात है ना लास्ट वाली बेटा, ये कॉमन एन इफेक्ट होता है। बोल रहे हैं कि एक बीकर में NaCl रखा हुआ है, किसमें टूटा हुआ है, Na+ में और Cl- में। ये अपनी मैं क्लासों में बच्चों को बफर सोल्यूशन कॉमन एन इफेक्ट के टॉपिक में पढ़ाता हूँ। और उसी बीकर के अंदर से HCl गैस को पास करा दिया, तो HCl गैस ने जाके H+ और Cl- देने हैं। Na+ खुद Cl- दे रहे हैं, HCl भी क्या दे रहे हैं, Cl-, भाई देखो ना, NaCl Cl- दे रहा है, HCl Cl- दे रहा है, तो दोनों कॉमन आयन दे रहे हैं। कॉमन आयन इफेक्ट, ये कॉमन आयन हो गया, और कॉमन आयन जाके Na से मिलकर इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहे हैं। तो इसलिए ये कॉमन एन इफेक्ट होता है। कॉमन एन इफेक्ट के टॉपिक में ये एक्सप्लेनेशन दी हुई है। तो बारे बच्चों, ये हमारा सोल्यूशन हो गया। अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे नंबर आप ले सकते हैं किसी भी कैंपस से। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।